नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ फिजिक्स का एक जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ यार। आज मैं इतना जबरदस्त है ना जिसमें सभी को डाउट रहता है, इतने जबरदस्त फिगर आ जाते हैं जो समझ ही नहीं आता। चैप्टर का नाम है यार सेमीकंडक्टर। क्या? सेमीकंडक्टर। आज तक कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बहुत पढ़ा था, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा ही नहीं है। तो आज आपका पूरा टॉपिक जो होगा सेमीकंडक्टर के ऊपर एक्सप्लेनेशन और विद डायग्राम सब कुछ बताऊंगा, विद नोट्स भी बताऊंगा यार। नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां से ले सकते हो। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपसे चैप्टर के नाम के बारे में ही पूछूं, मेटल इंसुलेटर, दो चीज के बारे में आप जानते हो ना, कंडक्टर और इंसुलेटर जो होता था, ऐसा सब्सटेंस जो हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसे पास कर लेता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं, और जो नहीं पास कर पाता उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होगा? फिर इसमें होगा पास भी होगा और थोड़ा पास नहीं भी होगा, उसे सेमीकंडक्टर कहा जाएगा। सबसे पहले मैं सेमीकंडक्टर में कंडक्टर का एग्जांपल दे रहा हूं, मेटल का। तो मेटल की बात करूंगा तो मैंने सबसे पहला टॉपिक लिखा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पे सेमीकंडक्टर को कितने भागों में बांटा गया है। तो उसमें मैं तीनों का बताऊंगा, मेटल का, इंसुलेटर। मेटल में तो कंडक्टर है, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिख दिया। इंसुलेटर का वुड हो जाएगा और आपका सेमीकंडक्टर का कोई भी सेमीकंडक्टर आप ले सकते हो। मेटल की रजिस्टिविटी की बात करूं, जिसे हम क्या कहते हैं, रो। रेजिस्टिविटी जो होती है वो होती है 10⁻⁻² से 10⁻8। ये और रेजिस्टिविटी का आप वो जानते हो ना, ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी होती है। तो कंडक्टिविटी क्या होगी इसका इनवर्स। कंडक्टिविटी यही होती है ना, तो कंडक्टिविटी को यहाँ हम किससे दर्शाते हैं, सिग्मा। सिग्मा क्या होगा हमारा 10⁻², 2 10⁻8। इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी इतनी हाई है क्योंकि ये क्या कर सकता है, पॉजिटिव में हाई है तो ये क्या करेगा, कोई भी चीज को ट्रांसफर कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, अपने अंदर से ट्रांसफर कर सकता है। इंसुलेटर की बात करूं तो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी जो होती है 10⁻11 से 10⁻19 पॉजिटिव में होती है रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी किस में होती है, माइनस में, नेग्लिजिबल, मतलब माइनस में हो जाएगी तो उस टाइम पे उसका कोई भी वो क्या करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा। थर्ड आपका आ जाता है सेमीकंडक्टर की बात, यही हमारा चैप्टर भी है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, 10⁻⁵ से 10⁻6 तक आपकी इसकी रेजिस्टिविटी होती है, रेंज है ये। और रेजिस्टिविटी है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, 10⁻5 से 10⁻6 के बीच में, मतलब 5 से 1 तक के बीच में, तो ये कंडक्ट करेगा। अगर उससे पीछे जाता है तो ये कंडक्ट करना बंद कर देगा। इसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पे हम कि इसको 3 भागों में जो हमने बांटा कि ये आपका बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देता है, ये आपका बिल्कुल नहीं देता, और सेमीकंडक्टर जो होता है थोड़ा थोड़ा देता है ना। समझ आ गया ये? अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी के हिसाब से कैसे बताएंगे, और बैंड थ्योरी क्या है ये। अब बैंड थ्योरी क्या है, जैसे मैंने यहाँ बैंड बना दिए, एक आपका होता है ये कंडक्शन बैंड और एक आपका होता है बैलेंस बैंड। बैलेंस ही निकालना जानते हो ना। अब बैलेंस बैंड के पास अभी समझ लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या होता है कि मेटल के अंदर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, कभी भी ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हीट करने पे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देने पे, ये क्या किया जाता है, बैलेंस बैंड से इसमें चला जाता है, तभी ये कंडक्ट करना शुरू करता है। समझ आया? जब ये यहां जाएगा तभी कंडक्शन बैंड में, तभी ये कंडक्ट शुरू होगा, तभी क्या होगी, किसी चीज में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगी। अब क्या होगा, ये बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों अभी अलग अलग है। बैलेंस बैंड ये है और यही आपका क्या हो जाएगा, कंडक्शन बैंड। तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों क्या होंगे, एक दूसरे में क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। तो ओवरलैप में क्या, इसे थोड़ी सी भी हीट मिलती है ना तो ये बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक जो कंडक्टिविटी होती है वो आपकी मेटल की होती है। क्यों? दोनों ओवरलैप बैठे पड़े यार, इसको कुछ भी मिलेगा ये तुरंत इसमें भाग आएगा, यही होता है ना। इसको थप्पड़ पड़ेगा ये दूसरे रूम में पहुंच जाएगा, होगा ना। तो ऐसा ही होता है, इसको मिलता है, ये इस वाले में कंडक्शन बैंड में चल जाता है, और कंडक्शन बैंड में पहुंचते क्या कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करना शुरू कर देता है। अब इसके बाद सेकंड जो आ जाता है आपका इंसुलेटर की बात करते हैं। तो इंसुलेटर में क्या होता है, आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका नीचे वाला बैलेंस बैंड है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, एनर्जी गैप जिसे कहते हैं,
वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखना, 3 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, एनर्जी गैप ज्यादा होता है। और इतना ज्यादा होने के कारण क्या होता है, इसमें से कितनी भी एनर्जी दे दो, कितना भी हीट दे लो, ऐसा टाइम नहीं आएगा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन आपकी कंडक्शन बैंड में चले जाए। ठीक, तो इस कारण क्या होता है, आपका ये कंडक्शन बैंड में नहीं ट्रांसफर हो पाते बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो इंसुलेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं देता। थर्ड जो आ जाता है वो आपका क्या आ जाता है, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये अगर कंडक्शन बैंड है, ये आपका बैलेंस बैंड है, तो इन दोनों का बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो लेस देन होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, लेस देन। तो कम है, इसका मतलब एक टाइम ऐसे यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा, इसमें हीट दूंगा तो, कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से कंडक्शन बैंड में भाग लेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा, हीट देते रहूं तो इस टाइम को क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देने लगेगा। तो इसके लिए कहते हैं, तो ये बैलेंस बैंड थ्योरी आ जाती है। इसमें ओवरलैप होता है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। समझ आ गई, ये बैलेंस बैंड थ्योरी थी और ये आपका कंडक्टिविटी यहीं पे खत्म हो जाता है ये टॉपिक। इसी के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है यार, वो क्या आ जाता है कि सेमीकंडक्टर के कुछ टाइप होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, सेमीकंडक्टर के 2 टाइप्स होते हैं भाई, एक इंट्रिंसिक, एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक टाइप के बारे में पढ़ोगे। एक्सट्रिंसिक को भी फिर 2 टाइपों में बांट दिया गया, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। सबसे पहले हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें तो इट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर विच इज नॉट प्रैक्टिकल यूज इन डेली लाइफ। क्या बोला मैंने, ये इतना प्योर सेमीकंडक्टर होता है जिसका हमारे डेली लाइफ में कोई यूज नहीं होता, क्योंकि हमें सेमीकंडक्टर अगर ज्यादा प्योर हो गया तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देगा ही नहीं। भाई यार, जब कंडक्टिविटी देगा ही नहीं तो उसका लेके काम करने क्या करना। मैंने एक लिखा सिलिकॉन का, सिलिकॉन 14 ग्रुप में आता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। 14 ग्रुप है तो इसका क्या वैलेंसी जो होगी 14 ग्रुप वालों की कितनी होगी, 4 वैलेंसी। मैंने इसके 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, ठीक है। सिलिकॉन की एक मैंने वो बता दी, एक सीरीज बना दी है। इस सीरीज में एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ेंगे ये मैंने बता दिया, ठीक है। ये बॉन्ड के साथ एक से दूसरे, ये मैंने क्या दिखाया, ये आगे भी बनेंगे चैन। मैंने इतने बनाए हैं इसलिए इनके चैन को खुला छोड़ दिया, आगे भी है हमें नहीं पता। अब क्या हुआ, एक रूम टेम्परेचर पे सिलिकॉन को मैंने क्या कर दिया है, रख दिया है। ये किसका, आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। रूम टेम्परेचर पे अगर मैंने रख दिया तो उस टाइम पे क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे इसका जो होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होंगे रूम टेम्परेचर पे कुछ जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि हीट अगर देंगे हम तो हीट देने से कुछ तो जनरेट होगा ना। तो अगर मैंने हीट रूम टेम्परेचर पे जो हीट है उसके कारण क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया, होल यहाँ पे क्रिएट हो गई, होल क्या हो गया, यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या कहेगा, भाई यार यहाँ पे तो गड्ढा दिख रहा है, चलो 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 यहाँ का जगह छोड़ो दूसरी जगह चलते हैं। यहाँ का इलेक्ट्रॉन उठ के चल जाएगा यहाँ पे। तो ये एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बना के रखते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल जनरेट हुआ, मतलब अपने आप को इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो ये होल्स क्रिएट हुए हैं इसे हम कहेंगे कि रूम टेम्परेचर पे क्रिएटेड होल। समझ आया, ये 2 चीज हो गई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बातें में, ठीक है। कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपका प्योर सेमीकंडक्टर होता है, इसका अगर प्रैक्टिकल यूज करना है तो इसमें इम्प्योरिटी को मिलानी जरूरी। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ जनरेटेड होल होंगे। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ था, एक होल ही तो है, दूसरा तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ होल्स है, वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। वो तो क्या होंगे, एक दूसरे के इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमेशा इक्वल होंगे, कभी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का केस नहीं आएगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे जो करंट होगा वो इन दोनों के करंट के सम के इक्वल होगा। यहाँ पे टोटल जो करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन द्वारा जनरेटेड करंट और होल द्वारा जनरेटेड करंट के सम को क्या कहेंगे हम, टोटल करंट। इसमें जो जनरेट हुआ उसे हम टोटल करंट कहेंगे। समझ आइए, टोटल करंट। अब इसके बाद एक चीज और बोल दिया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन की यहाँ मूविबिलिटी होती है वो ग्रेटर देन जो होती है वो किससे होती है, होल से। द मूविबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन दी होल। समझ आ गया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की ये प्रॉपर्टी है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है जिसमें हम इम्प्योरिटी को मिला चुके होते हैं।
जिसकी प्रैक्टिकल यूज हो डेली लाइफ में, उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जो इम्प्योरिटी को मिलाई जाती है वो दो तरीके की होती है, एक एन टाइप और एक पी टाइप। अब एन और पी क्या होता है, आप पीरियोडिक टेबल में दो ग्रुप को जानते होंगे, एक आपका 13 ग्रुप, एक आपका 15 ग्रुप। भाई यार बीच का जो 14 ग्रुप है वो सेमीकंडक्टर है, ठीक है, उसी को सेमीकंडक्टर। अब 15 का सबसे पहला ग्रुप का मेंबर कौन होता है, नाइट्रोजन। 13 का उसका सबसे पहला कौन सा होता है, बेरिलियम, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैंने याद करने का तरीका बताया तो 13 का क्या होगा, बैगन आलू गाजर इन थैला। बैगन मतलब बेरिलियम, आलू मतलब एल्युमिनियम, गाजर मतलब गैलियम, समझ आ गया। अब यहाँ पे पहुंचेंगे तो इसमें भी वही आता है आपका क्या, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब का, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेकार। न्यूजीलैंड मतलब नाइट्रोजन, पाकिस्तान मतलब ये आपका फॉस्फोरस होगा, ये आपका क्या होगा, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये आपका क्या हो जाएंगे, तो टोटल पांचों एलिमेंट, यहाँ के पांचों एलिमेंट, ये दो याद रख लिया आपने। अब क्या होगा, जब हम कहेंगे कि ये 14 ग्रुप का एलिमेंट के अंदर, 14 ग्रुप के एलिमेंट के अंदर 13 ग्रुप के एलिमेंट को इम्प्योरिटी के रूप में डाल रहा हूं, इम्प्योरिटी के रूप में डाल रहा हूं, तो उस टाइम पे आप समझ सकते हो 14 ग्रुप की बैलेंसी कितनी, 4, 13 ग्रुप की बैलेंसी कितनी, 3। जब मैं 13 ग्रुप को डालूंगा, एल्युमिनियम को समझ लो डाल दिया इस जगह पे, मैंने यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, ये समझ लो ऐसे ही है, यहाँ पे मैंने एल्युमिनियम लिख दिया, समझ गए, क्या लिख दिया मैंने, एल्युमिनियम, क्योंकि मैंने 13 ग्रुप के एलिमेंट को मिलाया है इसके अंदर। अब ये एल्युमिनियम को मिलाऊंगा तो एल्युमिनियम की जो बैलेंसी होती है वो तो 3 ही होती है, सिलिकॉन की 4 थी भाई। तो इस जगह पे क्या होगा, एक होल तो क्रिएटेड रह जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, बैलेंसी क्रिएट होगी नहीं। अब ये क्या होगा, इस टाइम पे ये हो गई। अब मैं इसे अगर मैंने हीट दिया, अगर मैंने हीट इस समय दे भी दिया तो क्या होगा, यहाँ पे समझ लो यहाँ का इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, चला जाएगा, होल क्रिएट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कितने, 1, होल कितने, 2 भाई, 2 हो गए ना। यहाँ का भी समझ लो इलेक्ट्रॉन भाग लिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने, 1, 2, यहाँ पे होल कितने, 3। तो कुछ भी केस ले लो, उस टाइम पे जो हमारा होल होगा वो कितने होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में होंगे इलेक्ट्रॉन से। रीजन क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम की बैलेंसी कितनी थी, 3, और जो आपके सिलिकॉन की बैलेंसी थी वो 4 थी, तो एल्युमिनियम आकर 3 की तो जगह घेरेगा ना, एक तो जगह खाली छूट जाएगी, वो एक जगह आपका होल क्रिएट कर देगा। इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो आपका होल्स होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और जो होल्स होते हैं, अब मैं बोलूँ यहाँ पे मैंने लिखा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। इंट्रिंसिक में, एक्सट्रिंसिक का पी टाइप की बात करूं तो पी टाइप में क्या हो जाएगा, आपका जो नंबर ऑफ होल्स है वो इंक्रीजिंग होगा और नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो डिक्रीजिंग होगा। न्यूट्रल होती है ये सारी चीज, याद रखना, क्योंकि ये अंदर के सिस्टम में काम हो रहा है, तो अंदर के सिस्टम में जो भी चीज होगी वो न्यूट्रल होनी जरूरी है। तो ये चीज क्या है, न्यूट्रल है। तो ये क्या बन गया आपका, पी टाइप सेमीकंडक्टर। फॉर्मेशन समझ आया पी टाइप सेमीकंडक्टर का, समझ आई क्या होगा यार, बस इतना मैं डायरेक्ट और बता देता हूं कि व्हेन वी एडेड द इम्प्योरिटी ऑफ 13 ग्रुप एलिमेंट इन अ 14 ग्रुप एलिमेंट, समझ आया। 13 ग्रुप एलिमेंट को 14 ग्रुप एलिमेंट में जब ऐड किया जाता है तो उस टाइम पे जो होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज अ होल दैट इज नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। 15 ग्रुप के एलिमेंट को 14 ग्रुप के एलिमेंट में ऐड किया जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, 15 ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी 5, पंजा, और जो 14 ग्रुप के एलिमेंट की 4। तो इस टाइम पे क्या होगा, समझ लो मैंने यहाँ पे किसको मिला दिया आपका भाई, फॉस्फोरस को। फॉस्फोरस भाई जी आएंगे, उन्होंने 4 की वैलेंसी तो अपने पास ले ली है, 4 की वैलेंसी तो अपने पास ले ली है। अब भाई यार इनके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन और ज्यादा, ये बोले भाई यार मेरे 1 इलेक्ट्रॉन को और जगह दो, ये बोले भाई यार मेरे पास तो जितनी जगह थी वो फुल हो चुकी है, अब तो जगह नहीं है। तो ये बोलेगा मैं अपने पास रखूंगा इस इलेक्ट्रॉन को, ये अपने पास यहाँ पे रख लेगा। अब मैं थर्मली कुछ भी जनरेट करूंगा, कितनी भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ का अगर इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, होल्स कितने हो जाएंगे, एक ही तो होल्स रहेगा, इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, होल्स 1 रहेगा। यहाँ का भी जनरेट हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2, होल्स 3। व्हेन वी एडेड इन अ 15 ग्रुप एलिमेंट इन अ 14 ग्रुप एलिमेंट द इलेक्ट्रॉन इज
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन इज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, दैट इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप कब बनता है? जब 15 ग्रुप एलिमेंट 14 में डाला जाता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। और पी टाइप कब बनता है? जब आपका 13 ग्रुप एलिमेंट को 14 ग्रुप एलिमेंट डाल दिया जाता है और 14 ग्रुप एलिमेंट में होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में होते हैं। इन्हें कहते हैं हम, क्या कहते हैं? एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का ये टाइप्स जो है वो अच्छे से अब आपको समझ आ गए होंगे, इंट्रिंसिक और कौन सा एक्सट्रिंसिक सेमी। आ गए समझ? अगर नहीं समझ आ रहा ना तो एक बार नीचे कमेंट करके बताना, और एक बार जो मैंने नोट्स दिए ना वो अच्छे से पढ़ना, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, ये गारंटी के साथ कहता हूं। समझ आ गया? इसी के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो क्या आ जाता है? फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। क्या आ जाता है? फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। अब मैं पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन करूंगा तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए पीएन जंक्शन होता क्या है। मैंने यहाँ पे एक चीज बना दिया यार, इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? माइनॉरिटी में दिखाया है और जो होल्स है वो मेजॉरिटी में दिखाया है, पी में। एन में आया मैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स किस में दिखाया मैंने? आपके मेजॉरिटी में, और होल्स किस में दिखाया मैंने? माइनॉरिटी में। समझ आ गए? अब इसके बाद क्या कर दिया मैंने? पी जंक्शन, और यहाँ पे तीन चीज याद रखना। एक चीज आप डिफ्यूज करंट, डिप्लीशन रीजन, पोटेंशियल बैरियर, और एक लास्ट जो आ जाता है ड्रिफ्ट और ड्रिफ्ट करंट। समझ आ गई? ये आपके 6 टॉपिक आप पढ़ोगे तो एक पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन होगी। एक थोड़ी सी थ्योरी का मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे इंट्रो बताया। अब काम का ट्रेलर का इंट्रो का क्या करते हैं? शुरू करते हैं। When holes is travel from P to N and the electron is travel N to P। समझ आया? होल्स क्या होंगे? P से N की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो N से P की तरफ क्या करेंगे? जाएंगे। चल रहे हैं भाई, ठीक है? ये क्या करेगा? होल्स इधर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जाएगा। उस टाइम पे क्या होगा? जब मैं ये ध्यान रखना है, होल्स को जो होता है मैं यहाँ पे पॉजिटिव मान के चलूंगा अभी, और जो इलेक्ट्रॉन है उसे मैं नेगेटिव। तो ये तो सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। जब यहाँ से होल्स जाएगा, एक होल यहाँ से इस तरफ जाएगा, P to N जाएगा, तो वो उस जगह पे क्या करेगा? एक नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। जिस जगह से होल्स जाएगा उस जगह पे एक नेगेटिव चार्ज छोड़ देगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा तो उस टाइम पे वो वहां पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ देगा। तो चीज समझ आ गई? होल जो हो P से N में, इलेक्ट्रॉन जो है N से P में जब ट्रेवल करे, इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को क्या कहते हैं हम? डिफ्यूजन। तो उस टाइम पे जो करंट जनरेट होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण, उसे हम क्या कहते हैं? आपका डिफ्यूजन करंट। समझ आ गया? इनके कारण क्या होता है? एक रीजन जनरेट हो जाता है। इस रीजन में क्या होता है? इमोबाइल चार्ज क्या होते हैं? बने रहते हैं। इस इमोबाइल चार्ज के कारण इस जगह को हम क्या कह जाते हैं? आपको डिप्लीशन रीजन। क्या कहते हैं हम? डिप्लीशन रीजन। और इस डिप्लीशन रीजन में क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, ठीक है? जब यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? जनरेट होगा, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं हम? पोटेंशियल बैरियर। क्या कहते हैं? पोटेंशियल बैरियर। डिफ्यूजन करंट था, वो डिफ्यूजन करंट क्या हो गया? यहाँ पे जनरेट हो गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो गई। यहाँ पे क्या हो गया? आपके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उस टाइम पे भाई यार यहाँ से होल्स का P से N में जाना और इलेक्ट्रॉन का N से P में जाना बंद हो जाएगा। टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाए और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे क्या है? होल्स क्या होंगे? N से P में, और जो यहाँ पे है क्या? इलेक्ट्रॉन P to N में जाना शुरू हो जाते हैं। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है उसे हम क्या कहना शुरू कर देते हैं? ड्रिफ्ट। और जो उसमें करंट हमारा निकलता है उसे हम क्या कह देते हैं? हमारा ड्रिफ्ट करंट। तो ये 6 पॉइंट थे। 6 पॉइंट को मिलाने के बाद जिस टाइम पे हमारा डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट, इनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो एक टाइम पे इक्वल हो जाता है, उस टाइम पे क्या कहते हैं? पीएन जंक्शन जो है वो क्या हो गया? फॉर्म्ड हो गया। समझ आ गया? डिफ्यूजन जब क्या होता है? P to N होल और N to P इलेक्ट्रॉन, दोनों जब जा रहे होते हैं तो उसके कारण जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण जो करंट क्या होता है? जनरेट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन करंट।
डिप्लीशन रीजन, इसके कारण क्या होता है, एक रीजन जनरेट हो जाता है जो क्या करता है, ई मोबाइल चार्ज क्या करता है, कंटेन करता है। इस ई मोबाइल चार्ज को क्या कहते हैं हम, कंटेनर को क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जिसके कारण क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एक का क्या हो जाता है, ट्रैवलिंग शुरू हो जाता है। और इस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका ड्रिफ्ट करंट कहलाना शुरू हो जाता है। और जब आपका डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट की मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल हो जाती है, उस टाइम पे क्या हो जाता है, आपका पीएन जंक्शन फॉर्म्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, पीएन जंक्शन फॉर्म होता है। और इसी के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है यार रेक्टिफायर। लेकिन रेक्टिफायर से पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, क्योंकि रेक्टिफायर तभी समझ आएगा जब हमें डायोड के बारे में पता होगा। मैंने फिगर में तो डायोड लगा दिया, लेकिन डायोड के बारे में पता ही नहीं होगा, फॉरवर्ड बायस के बारे में पता ही नहीं होगा, तो पता कैसे चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ना एक डायोड का सिंबल होता है, ये ऐसा, ये क्या होता है, डायोड का सिंबल। ये आपका पी होता है, ये छोटा सा होता है यार, छोटा सा को हम क्या कह देते हैं, एन, पी एन डायोड। डायोड का पी और एन पॉइंट पे क्या जाता है, मेटल के कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। और उस मेटल के प्रोवाइड के कारण क्या किया जाता है, एक पीएन डायोड बन जाता है। पहले तो वो पीएन जंक्शन था और वो मेटल मिलते ही उसे क्या कहा जाता है, वो पीएन डायोड बन जाता है। जब हम डायोड को, डायोड क्या है, डायोड के पी पार्ट को पॉजिटिव पार्ट से जोड़ दे, पी पार्ट को क्या कर दे हम, पॉजिटिव पार्ट से जोड़ दे, हाई पोटेंशियल से जोड़ दे। पॉजिटिव पार्ट को हाई पोटेंशियल कहते हैं बैटरी का। उस टाइम पे ये बायसिंग, दो तरह की बायसिंग होती है, उसे हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। जिस टाइम पे हाई पोटेंशियल किससे जुड़ा हुआ हो, आपका P से, और लो पोटेंशियल किससे, N से, उसे हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड बायस। और जिस टाइम पे ये डायोड है, डायोड का ये P पार्ट जो है वो लो पोटेंशियल से जुड़ा हुआ हो और जो P पार्ट है वो हाई पोटेंशियल से जुड़ा हो, इसे हम क्या कहेंगे, आपका रिवर्स बायस। अब रिवर्स और फॉरवर्ड बायस दो तरह के मिल गए। अब ये ध्यान रखा, कोई भी डायोड जो होगा वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करेगा, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों कहते हैं, कि फॉरवर्ड बायस में करंट की मात्रा जो होती है हाई होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, इसलिए हम कहते हैं वो कंडक्ट करेगा। लेकिन जो रिवर्स बायस में होती है वो नेग्लिजिबल, 0 पॉइंट कुछ में होती है, बहुत कम होती है, तो हम क्या कह देते हैं, वो भाई यार कंडक्ट करेगा ही नहीं, सीधा डायरेक्ट ही हम बोल देते हैं। क्योंकि यार कंडक्ट भी करेगा, थोड़ा सा करेगा, जो इसका फायदा ही नहीं है, तो हम रिवर्स बायस को बोले क्यों कंडक्ट करेगा, ऐसे बेइज्जती हो जाएगी, है ना। तो इसे हम क्या कह देते हैं, रिवर्स बायस कंडक्ट नहीं करेगा। इसका एक आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है जिसे हम ग्राफ कहते हैं, जानते हो ना ग्राफ, वो बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ आई होता है, यहाँ पे वी होता है। इस टाइम पे जब पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, ये फॉरवर्ड होता है, इसे नापने के लिए हम मिली एम्पियर लेते हैं। और जो नेगेटिव वाला नापने के लिए आई जो लेंगे, ये वाला, ये आपका माइक्रो एम्पियर में लेंगे। ये आपका तो जानते हो वोल्ट में होता है, जानेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं हम, क्या, बी आर, वोल्टेज का बी आर, बताऊंगा अभी क्या है, ठीक है, समझना। क्या होता है फॉरवर्ड बायस में, कि एक पॉइंट होता है नेग्लिजिबल पॉइंट, जैसे सिलिकॉन का लेते हैं या किसी का भी लेते हैं, वो 0.6 पे होता है। 0.6 से वो डायरेक्टली बढ़ना शुरू हो जाता है करंट, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है। यहाँ तक क्या होता है, कांस्टेंट चलता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, डायरेक्ट जो बढ़ता है वो खत्म होने का नाम नहीं लेता। लेकिन रिवर्स बायस में क्या होता है, एक टाइम पे बढ़ता है, लेकिन ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद वो बिल्कुल ही कांस्टेंट होता है। इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्यों बोलते हैं, इस टाइम पे क्या होता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज पे वो अपनी सामर्थ्य छोड़ देता, भाई यार अब मेरे बस की नहीं है यार, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा हो जाता है करंट का। क्या होता है, ये करंट पे आता है, यहाँ पे आता, बोलता है अब छोड़ दो भाई, अब मेरे बस की नहीं है, नहीं होती, ये छोड़ देता है, करंट बिल्कुल कांस्टेंट चला जाता है रिवर्स बायस का, और फॉरवर्ड बायस अपने मजे में चल रहा होता है। तो ये आपका आईवी कैरेक्टरिस्टिक, ये जरूर बनाना सीख लेना, समझ आ गया होगा यार, बनाना सीखने का रटना थोड़ी ना, समझ आ गया होगा, ठीक है। रेक्टिफायर क्या कहता है, रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच कैन बी कन्वर्ट द एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेज। ये क्या करता है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। इसे हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर दो तरीके के होते हैं भाई, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। इसके बारे में मैंने पहले भी बता रखा, मैं आज भी एक्सप्लेन करूंगा, नहीं देखा तो वो नीचे वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया यार, उसे जाकर जरूर देखना, और ये भी देख लो, मैं बता ही देता हूँ यार।
हाफ वेव रेक्टिफायर का मैंने एक यहाँ पे वो बनाया यार, फिगर बनाया, समझ जाना यार, ठीक है। क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में, एक आपका ये ट्रांसफॉर्मर बना दिया जाता है, ट्रांसफॉर्मर है ये, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जिसे कहते हैं। उसमें एक एसी वोल्टेज को क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया। एसी वोल्टेज इसलिए जोड़ा जाता है, इसका सिग्निफिकेंस की बोलते हैं हम, कि एसी वोल्टेज का जो पोलैरिटी है ना वो समय समय पे चेंज होती है। पहले पॉजिटिव है, कुछ समय बाद नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए हम एसी वोल्टेज लेते हैं। एसी को ये क्या करेगा, डीसी में चेंज करेगा, और जो हमारा आरएल लगा, लोड रेजिस्टेंस, कुछ भी चीज वहां से क्या करेगा, गुजरेगा। ये हमने पीएन डायोड लगा दिया, ये हमने स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा दिया, ये हमने एसी लगा दिया, बस इतना ही है काम, ठीक है। अब क्या होगा, एसी का समझ लो यहाँ पे अभी ये पॉजिटिव है, इस पॉइंट पे क्या है, समझ लो ये ए पॉइंट है भाई यार, इस टाइम पे इसकी पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव। इस टाइम पे पोलैरिटी क्या है इसकी, पॉजिटिव। जब इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव आएगा तो इसमें पी डायरेक्शन, पी से पॉइंट से क्या जुड़ेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होता है, हाई पोलैरिटी। हाई पोलैरिटी मतलब कभी पी से हाई पोलैरिटी जुड़ी हुई है तो वो केस में होगा फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस में ये डायोड क्या होगा, कंडक्ट करेगा, और जिस टाइम पे ये कंडक्ट करेगा तो यहाँ से क्या होगा, करंट आरएल के थ्रू निकल जाएगा। ये तो समझ गया भाई, हाँ आरएल के थ्रू निकल जाए। अब भाई यार इसने पोलैरिटी कर दी चेंज, पॉजिटिव से क्या कर दी, नेगेटिव। अब भाई यार इस पॉजिटिव की जगह पे क्या हो गया आपका, पोलैरिटी नेगेटिव, और जिस टाइम पे नेगेटिव हो जाएगा, डायोड तो बोलता है यार पी से जब नेगेटिव जुड़ा हुआ है तो उस टाइम पे मैं कंडक्ट ही नहीं करूंगा, मेरी सामर्थ्य खत्म, ब्रेकडाउन वोल्टेज शुरू। समझ आया ना, याद है ना वो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स वो रहा। तो ये पे क्या करेगा, ये इस टाइम पे कंडक्ट ही नहीं करेगा, आरएल के थ्रू वो ही नहीं जाएगी। भाई यार जैसे मैंने अगर कोई भी ये लगा दिया हाफ वेव रेक्टिफायर कहीं पे, और मैंने लाइट जला दी, लाइट खराब सी हो जाती है, भुक भाग होने लग जाती है, रात का समय हो और ऐसा हो रहा हो तो पता क्या माइंड में एक ही चीज चलता है यार, आपके ना चल रहा हो, ठीक है, ऐसी चीज नहीं होती है, हमें विश्वास भी नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर। इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखते हैं, इनपुट और आउटपुट का। जैसे इनपुट का मैंने बना दिया, एसी का हमेशा याद रखना, एसी हमेशा यूं चलती है ना, एसी वोल्टेज जो होती है वो हमेशा यूं चलती है। तो इसका भाई आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट का ये हो जाएगा, किसका हो गया आपका, इनपुट। मैंने इनपुट ये दिया भाई। आउटपुट हमें क्या मिला, आउटपुट क्या मिलेगा हमें, जैसे मैंने अगर ये ले लिया तो ये फॉरवर्ड बायस ऊपर वाला है, नीचे वाला तो रिवर्स बायस है। ये आउटपुट में रिवर्स बायस वाला तो देगा नहीं, भुकभाक हो रहा था ना, तो ये क्या करेगा, ये वाला तो हमें आउटपुट देगा, ये वाला आउटपुट हमें नहीं देगा, ये जगह खाली बच जाएगी, फिर हमें यहाँ पे आउटपुट देगा, फिर भाई हमें यहाँ पे आगे जाके यहाँ पे आउटपुट देगा। भाई यार इसका देख रहे हो कितनी ग्लिच आ रही है, यहाँ पे बीच में क्या होगा, खाली होगा, यहाँ पे करंट ही नहीं इसमें से जाएगा, आरएल से बुक भाग शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे लिए हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है वो खराब होता है, हम यूज नहीं करते डेली लाइफ में। इसका जो होगा ये यूज होता है, बस पढ़ना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ये आपका इसकी हो गई। वर्किंग जो है मैंने बताई दी, ये चीज थी। अब लैंग्वेज में लिखना है तो नीचे दे ही रखा है यार नोट्स, अच्छे से उसे पढ़ लेना। अब जो मैंने बताया वो उसके अंदर आपको लिखा मिलेगा। फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर उसी की तरह यार, मैंने फिगर वो बना दिया यार। अब आप कह रहे होगे फिगर तो सेम ही लग रहा है मेरे को, कुछ तो लोचा है भाई यार, लोचा बस इतना है। अभी तक मैंने उसमें एक डायोड दिया था, यहाँ पे 2 डायोड लगा दिया। 2 डायोड के बाद यहाँ से फिगर क्या कर दी, ये गई, ये यहाँ पे क्या, ये जुड़ा हुआ नहीं है तार, याद रखना ये जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ से लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया। क्या होगा इस कंडीशन में, रेक्टिफायर हाफ वेव का समझ आ गया था, वही सेम कंडीशन है। एसी की पोलैरिटी अपनी चेंज करता है। यहाँ पे मैंने आरएल लगाया, यहाँ मैंने D1 D2 दो डायोड लगाने पड़ते हैं, याद रखना है। पूछता भी है कि फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं, भाई यार 2 डायोड होते हैं, छूटते ही आंसर देना है, समझ आ गया। ट्रांसफार्मर लगा दिया, एसी सोर्स लगा दिया, बस कुछ और थोड़ी ना लगाया, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी ना। मैंने ये किया, एक ट्रांसफार्मर, दूसरा ट्रांसफार्मर, ये तार को जोड़ा आरएल के साथ। अब क्या होगा, एसी की पोलैरिटी पॉजिटिव, एसी की पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव। यहाँ की इस ए पॉइंट की पॉजिटिव है, इस बी पॉइंट की क्या है तो नेगेटिव रहेगी ना यार। अगर ऊपर की पॉजिटिव है तो नीचे की भी थोड़ी ना पॉजिटिव कर देगा। तो अगर ये पॉजिटिव है, पी से पॉजिटिव जुड़ा, तो इस टाइम पे ये D1 डायोड क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस में है तो कंडक्टिविटी मतलब करंट क्या करेगा, यहाँ से पास कर देगा, और यहाँ से जाएगा, आरएल के थ्रू क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। समझ आया। ये आया भाई बी, भाई बी बोलेगा भाई यार मुझे नेगेटिव दिया, नेगेटिव से तो मैं कंडक्ट करूंगा नहीं। D2 क्या करेगा, कंडक्ट करेगा ही नहीं, और कंडक्ट नहीं करेगा तो आगे करंट जाएगी ही नहीं। समझ आ गया, ठीक है भाई। अब पोलैरिटी करी इसने चेंज,
ये कर दी नेगेटिव, ये कर दी पॉजिटिव। इस टाइम पे D1 बोलेगा मुझे देती भाई नेगेटिव, मैं नहीं कर रहा जा कंडक्ट, बोलेगा जा मत कर। D2 बोलेगा भाई यार मुझे तो पॉजिटिव मिला है, इस बार मेरे साथ P है, P जुड़ा है तो फॉरवर्ड बायस ये करेगा, बोलेगा मैं कंडक्ट करूंगा भाई, यहाँ से करंट जाएगी, करंट होते हुए RL के थ्रू यहाँ से निकल जाएगी। मतलब इस कंडीशन में आपने कंक्लूजन अगर देखो तो क्या देखा, दोनों कंडीशन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंडीशन में आपको आउटपुट मिला। पॉजिटिव था तो यहां से मिल गया, ये पॉजिटिव था तो इसमें से मिल गया, नेगेटिव था तो इसमें से मिल गया। भाई यार दोनों की पोलैरिटी चेंज होती रहेगी, लगा 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 और दोनों अलग अलग क्या करते रहेंगे, करंट ट्रांसफर करते रहेंगे। तो इसकी जो IV कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती है, समझ लो इस वाले डायोड की जो बनेगी वो ऐसी बनेगी, और जो नीचे वाला डायोड है उसका मैंने नीचे से बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा नीचे से, समझ आया ना, क्योंकि वो नेगेटिव से पहले आ रहा है। और जो हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा, आउटपुट इस टाइम पे अगर ये फॉरवर्ड है तो ये क्या था हमारा रिवर्स बायस, तो फॉरवर्ड बायस में ये कंडक्ट करेगा। भाई येलो कंडक्ट कर ले, तू कंडक्ट कर ले, तू मत कर, ये बोलेगा ना, ये बोलेगा इस टाइम पे तू मत कर, अब मैं करूंगा। तो इस टाइम पे ये भी क्या होगा, ग्लिच नहीं आएगी, यहाँ पे हो जाएगा। इस टाइम पे क्या बोलेगा, मैं करूंगा तू मत कर, ये भाई ग्लिच नहीं आएगी, ऐसा क्या हो जाएगा, कुछ फिगर सा बन जाएगा। ये फॉरवर्ड बायस का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा। जब ये आउटपुट हमें मिलने लग जाए तो ये पूरा का पूरा फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, करंट हर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ में क्या करते हैं, वो करंट हमें पास करते हैं RL के थ्रू। तो फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है और बहुत ज्यादा यूजफुल भी होता है यार, क्योंकि ये हमारे दोनों कंडीशन में हमें क्या करता है, करंट को देता है, पॉजिटिव या फॉरवर्ड बायस हो या नेगेटिव। नेगेटिव मतलब रिवर्स बायस नहीं है यार, उस टाइम पे भी वो फॉरवर्ड बायस नहीं था। समझ आ गया, फुल वेव रेक्टिफायर वर्किंग समझ आ गया, सब कुछ समझ आ ही गया होगा। इसके बाद एक टॉपिक आ जाता है, इसके बाद नेक्स्ट, बस लास्ट टॉपिक है आज की हमारा ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजिस्टर वाला होता है, ऑप्टो इलेक्ट्रिक जो था, वो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जेनर डायोड, जेनर डायोड हमारा डायोड की तरह होता है, लेकिन भाई यार यहाँ पे एक न जेड की तरह ऐसा लग जाता है। ये कहता है भाई यार मैं जेड हूं तो जेनर बना दो, तो इसको हम क्या कह देते हैं, जेनर डायोड। जेनर डायोड का सिंबल ये होता है। जेनर डायोड का बस एक ही इसकी क्या खासियत बात है भाई यार, जेनर डायोड इज कंडक्ट इन अ रिवर्स बायस। ये जो होता है रिवर्स बायस में जो क्या करता है, कंडक्ट करता है। अभी तक आपने डायोड के बारे में पढ़ा, वो P मतलब वो फॉरवर्ड बायस में ही कंडक्ट कर रहा था, ये आपका रिवर्स बायस में भी कंडक्ट कर लेता है जेनर डायोड। समझ आ गया जेनर डायोड का। अब जेनर डायोड की प्रॉपर्टी आपको ये तो समझ आ गई, ये जेनर डायोड जो होता है वो रिवर्स बायस में करता है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है यार कि जेनर डायोड जो होता है रिवर्स बायस में है, तो इसमें ब्रेक डाउन वोल्टेज तो आएगा। IV कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया था मैंने, वहां ब्रेक डाउन वोल्टेज बताया, याद है ना, तो इसमें ब्रेक डाउन वोल्टेज तो आएगा ही। तो जेनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज कम ज्यादा करने के लिए यूज किया जाता है यार। क्यों ऐसा, तो अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, जेनर डायोड में ही ऐसा क्यों होता है। तो भाई यार इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि रिवर्स बायस में जो होता है वो हमारा ब्रेक डाउन वोल्टेज, ये एक ब्रेक डाउन वोल्टेज जो होता है वो कांस्टेंट वोल्टेज होता है, जानते ही हो, बिल्कुल सेम सीधा जाता है। ये कांस्टेंट वोल्टेज की प्रॉपर्टी के कारण रिवर्स बायस में, इसके कारण जेनर डायोड जो होता है वो हमें वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में काम कर पाते हैं। तो ये मैंने एक सिंपल सी फिगर बना दी, इसमें एक DC जोड़ दिया, RS सीरीज में जोड़ दिया, जेनर डायोड जोड़ दिया, एक लोड रेजिस्टेंस हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या करता है भाई यार, ये DC करंट जब मैं यहाँ से इंक्रीज करूंगा, अभी मेरी 6 वोल्ट की जा रही है, 6 वोल्ट कांस्टेंट वहां से चलता जा रहा है। अब यहाँ से जब करंट जो होगा यहाँ से फ्लो करेगा, तो जिस टाइम पे मैं इनपुट जो है, इनपुट जब इंक्रीज करूंगा तो आउटपुट भी धीरे धीरे इंक्रीज होगी ना। तो ये कहता क्या है कि अगर हमारा यहाँ से करंट इंक्रीज होगा, RS के थ्रू इंक्रीज होगा, तो जितना इंक्रीज RS के थ्रू होगा उतना ही इंक्रीज किस में होगा, जेनर डायोड में होगा। समझ आया क्या बोला मैंने, अगर इंक्रीज इनपुट हम कर रहे हैं तो RS के थ्रू भी हमारा वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होगा, और वोल्टेज ड्रॉप जो है जेनर डायोड में भी इंक्रीज होगा। अगर मैं यहाँ से डिक्रीज करता हूं तो RS में भी डिक्रीज होगा और जेनर डायोड में भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जिस टाइम पे देख सकते हो अगर RS में भी डिक्रीज हो रहा है, इसमें डिक्रीज होगा तो इसमें भी डिक्रीज होगा, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, सेम। अगर क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज जितना है वो इतना होगा, इतना होगा। एक दिमाग सा लड़ाओ यार, अगर मैंने यहाँ इंक्रीज किया, यहाँ भी इंक्रीज होगा, यहाँ इंक्रीज होगा, तो ये पैरेलल में यहाँ भी इंक्रीज हो जाएगा, लोड रेजिस्टेंस इंक्रीज।
यहाँ डिक्रीज हुआ तो यहाँ भी डिक्रीज होगा, यहाँ डिक्रीज है तो RL भी क्या होगा आपका अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। तो वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में काम किया कि नहीं किया? हमारा जो जेनर डायोड में है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, उसमें कोई चेंज किए बिना हमने लोड रेजिस्टेंस को वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में काम कर लिया। इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, इसी प्रॉपर्टी के कारण वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज का जो यूज किया हमने वो इसमें वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में हम काम कर लेते हैं। जेनर डायोड में समझ आ ही गया होगा। तो जेनर डायोड की ये प्रॉपर्टी वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में काम की जाती है। यही आपका क्वेश्चन बन के एक आ जाता है, नोट्स में पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। इसी के साथ हमारे सारे टॉपिक यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। जो बच गए वो सेकंड वीडियो में बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करवाऊंगा। और इनमें जो भी डाउट हो नीचे कमेंट करके बता देना। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो ना यार, तो एक लाइक बटन होता है उसे ठोक डालना और सब्सक्राइब करके जाना यार, क्योंकि सब्सक्राइब कर लोगे तो ऐसे जबरदस्त वीडियो ना आपको सबसे पहले मिलेगी इसी चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार टॉपिक के साथ। इससे पहले बता दूं, नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर ले लेना, इसे जरूर पढ़ना, क्योंकि जो मैंने बताया है वो तभी आपको समझ आएगा। जय हिंद, जय भारत।